नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेजरी मैनेजमेंट इन बैंकिंग के, जहां से हम लोग को ये समझ में आ रहा है ये फोर्थ सेमेस्टर का असाइनमेंट का बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। दोस्तों ये जून साइकिल का असाइनमेंट है। जिन लोगों ने प्रीवियस साइकिल अप्रैल साइकिल में अपना असाइनमेंट मिस कर दिया था या फिर जिनको बैकलॉग मिल चुका है, आपको भी यही असाइनमेंट बनाना है जून साइकिल में और इसे बनाकर आपको सबमिट करना है। और जो नए हैं जून साइकिल के लिए, तो आपको तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि अब हम लोग एक वेबसाइट पे आ चुके हैं और जहाँ पे आप लोग हमारी डिफरेंट पेड सर्विसेज का भी फ़ायदा उठा सकते हो। हमारे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको असाइनमेंट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ सैम्पल चाहिए, किस तरीके से असाइनमेंट बनाना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाना है, हम लोग किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप लोग को हमारी वेबसाइट www.mystudypoint.com से मिल जाएगा। अगर ऑर्डर देना चाहते हो तो ऑर्डर भी दे सकते हो। असाइनमेंट के ट्यूटोरियल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, पीडीएफ्स हमारे बनाए हुए मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग ई बुक डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं ना मैम, इसके आपको वहाँ से ई बुक्स मिल जाएंगे। और डिफरेंट हमारे वेबसाइट से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। अभी तक हम लोगों ने 4000 से भी ज़्यादा लोगों की मदद कर दी है इसके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और अभी तक तो हम लोग ऑफलाइन कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग इसे ऑफिशियली ऑनलाइन पे ले आए हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज आप सबको पहुंचा सके और आपको एक फ्रॉड से बचा सके, फ्रॉड होने से बचा सके। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझको मैसेज आता था कि वो लोग लास्ट टाइम पे किसी से लिए और उनके साथ फ्रॉड हो गया, वो लोग या तो पास नहीं हो पा रहे, या तो फिर उन लोगों को पैसे लिए गए और फिर उनको ब्लॉक कर दिया गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारे रीजंस होते थे। तो जिस कारण से हमने ये सारे डिसाइड किए और हम लोगों ने यहाँ पे एक पेड सर्विस का भी इंतज़ाम किया है। तो आप लोग हमारे वेबसाइट को ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो हमारे NMIMS की तरफ से है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपको कहीं से भी किसी भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप उसे देखिए, उसे पढ़िए और उसे अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरा कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर मत कीजिए कि आप अपना असाइनमेंट किसी को दे दिए और वो देखकर आपका असाइनमेंट बना रहा है। नहीं, आप उनको प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बता दीजिए कि इस तरीके से हमें आंसर्स लिखना है, ऐसे लिखना है। लेकिन आप अपना असाइनमेंट मत दीजिए, क्योंकि मे बी वो इंटेंशनली तो कॉपी पेस्ट ना करे, लेकिन समहाउ अगर उसने किसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया तो आपको भी कॉपी मिल जाएगा और उसे भी कॉपी मिल जाएगा। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है, फ्लैग आता है, तो आपको कॉपी केस मिलेगा। तो आपको अपना असाइनमेंट जो है 100% कॉपी फ्री बनाना है, कॉपी प्लेगरिज्म फ्री बनाना है, ठीक है। जितना प्राइवेट हो सके उतना ज़्यादा प्राइवेट रखिए। आप अपना कंटेंट को जितना ज़्यादा यूनिक रख सकते हो उतना ज़्यादा यूनिक रखिए। किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो नॉन कॉपीराइट पिक्चर यूज़ कीजिए, डायग्राम यूज़ करें तो नॉन कॉपीराइट डायग्राम यूज़ कीजिए। और कोशिश कीजिए कि डायग्राम आप अपने से अगर बना रहे हो तो एक सही डेटा से बनाइए, ताकि आप अपना डायग्राम को कहीं पे अच्छे से शो कर पाओगे। दूसरा कि जो वर्ड लिमिट दिया गया NMIMS की तरफ से, उस वर्ड लिमिट पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहिए। बहुत ज़्यादा भी मत लिख दीजिए और बहुत ज़्यादा कम भी मत लिख दीजिए। मैक्सिमम आप लोग 1100 लिखिए और मिनिमम आप लोग 900 वर्ड्स लिखिए। वही अगर 500 वर्ड्स की बात करें तो वहाँ पे आप लोग 450 वर्ड मिनिमम लिखिए और 550 वर्ड मैक्सिमम लिखिए। इससे ज़्यादा कम और इससे ज़्यादा मत लिखिए। अगर कम लिखोगे तो नंबर थोड़ा कम मिलेगा और ज़्यादा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इन सबको सोच समझ कर आप लोग लिखिएगा। आप अपने असाइनमेंट में किसी तरह का लिंक शेयर कर रहे हो कि आपने डेटा यहाँ से लिखा है, इस गूगल से लिखा है या फिर कहीं से भी लिखा है, तो उसका लिंक शेयर करना बंद कीजिए। उसका लिंक मत शेयर कीजिए। लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड कीजिए। आंसर लिखने का, प्रेजेंटेशन देने का एक पैटर्न यूज़ कीजिए, जहाँ पे आप लोग इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का यूज़ कर सकते हो। दूसरा तो आप लोग अगर किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो तो बोल्ड का यूज़ कीजिए, किसी कलर का यूज़ मत कीजिए। फॉन्ट एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन रखिए और उसका साइज़ 12 या फिर 14 रखिए। इससे हट के एक्स्ट्रा कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि एरियल और टाइम्स न्यू रोमन ये एक प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है ये फ़ॉन्ट। तो आपको इसी का यूज़ करना, कोई भी कैलिब्री या फिर कोई भी दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ मत कीजिए। और इन सभी का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके असाइनमेंट में अच्छा से अच्छा नंबर मिलने का उम्मीद ज़्यादा रहता है। तो ये सारे तो कुछ कॉम्प्लायंसेस थे और कुछ गाइडलाइंस थे जो आपके NMIMS की तरफ से थे। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, अगर हम लोग थ्योरी बेस पे हम लोग अपने आंसर्स को लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। वही अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में हम लोग इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन का यूज़ करके हमें अपने आंसर्स को लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेजरी मैनेजमेंट का जो ये सब्जेक्ट है ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। तो हम लोग यहाँ पे जो पैटर्न यूज़ करेंगे वो पहला पैटर्न यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है
कि इन मार्च 2022 major central banks worldwide started increasing interest rates, resulting in higher treasury bill yields and failure of few banks in US due to selling of assets to meet liquidity. Explain the role ट्रेजरी पॉलिसीज़ एंड ALCO फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि मार्च 2022 के अंदर सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड एक अच्छा इंटरेस्ट रेट से इंक्रीज़ कर रहा था, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा और बहुत बड़ा था, हाई ट्रेजरी बिल आता था। अब इसके कारण कुछ अभी जैसे कि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ये सुना कि US में और दूसरे दूसरे किसी कंट्री में, UK में कुछ बैंक्स जो हो गए वो कंगाल हो गए, यानी कि उनको अब कंगाल घोषित कर दिया, उनके पास पैसे नहीं है। तो उस चीज़ के कारण अब वहाँ पे क्या हो गया, एसेट लिक्विडिटी का सेलिंग शुरू हो गया कि अब उनके पास तो पैसे हैं नहीं, उनको कंगाल घोषित कर दिया गया है। तो अब वहाँ पे जो सेलिंग हो रहा है वो एसेट्स के हो रहे हैं लिक्विडिटी को मैच करने के लिए। तो अब आपको यहाँ पे ट्रेजरी पॉलिसीज़ के रोल्स बताने हैं, एक्सप्लेन करने, और ALCO फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के भी रोल्स बताने हैं। एल्को जिसको हम लोग कहते हैं एसेट एंड लायबिलिटी कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताना है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के रोल और ट्रेजरी पॉलिसीज़ के रोल्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने पेज रेफरेंस दे रखा है, एक ई बुक और एक हार्ड बुक का पेज रेफरेंस है। अगर आपको मेरा पेज रेफरेंस पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी कम है, जो कि हमारी बुक में ऑलरेडी, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता ही देता हूँ कि हमारे जो बुक्स है, जो NMIMS के बुक्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डीप डिटेल्स नहीं है। तो आप लोग को एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको उसी में से लिखना अपने बुक में से तो आप लिख सकते हो, और एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट भी आपको वहाँ पे मिलेगा, जिसका यूज़ करके, एग्जाम्पल का यूज़ करके आप अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 42 में चलते हैं और 39 पेज में 42 2.4 और 39 2.2.1। तो 42 में आपको ट्रेजरी पॉलिसीज़ मिलेंगे और 39 में आपको ट्रेजरी ऑपरेशंस इन बैंक्स के अंदर ये सारी डिटेल्स मिलेंगे। तो हम लोग चलते हैं 42 पेज नंबर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों 32 पेज नंबर के अंदर हम लोग जब आए यहाँ पे, तो एक सेकेंड, 42 पेज में, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जब स्क्रॉल करेंगे 2.4 में ट्रेजरी पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उसके रोल्स को भी बताया गया, उनके रोल्स को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसे अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। और ध्यान रखिए कहीं से भी आप कोई भी डेटा को कॉपी पेस्ट मत कीजिए। अब अपने से लिखने का मतलब, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि फंडिंग एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट द ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेफगार्ड, तो उसे ही लिख देते टाइप करके। ऐसे नहीं होगा, उसको आपको चेंज करके लिखना होगा। मतलब कि अगर कहीं पे लिखा है कि माई नेम इज़ मयंक साव, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा कि आई एम मयंक साव। मतलब कि आपको बताना वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। तो आपको इसी तरीके से अपने आंसर्स को लिखने, रोल्स को इसके अपने इसी तरीके से लिखना है। और पेज नंबर 39 के अंदर आते हैं। 39 के अंदर जब हम लोग आते हैं यहाँ पे 2.2.1 में ट्रेजरी ऑपरेशंस इन बैंक्स के अंदर आपको उसके डिफरेंट जो रोल्स है और भी जो ALCO के रोल्स है वो देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको इसमें से सेटिस्फाई नहीं मिल रहा कि मुझको इस पर डाउट है, ये क्वेश्चन के आंसर्स में जो मैंने बताए हैं, या फिर आपको खुद ही डाउट आ रहा है, तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। वहाँ से भी आप अपने एक एग्जाम्पल लेके अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि अ ब्रिटिश MNC इन इंडिया वांट टू मूव देयर कॉर्पोरेट ट्रेजरी टू हेड ऑफिस इन लंदन फॉर बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अब जो ब्रिटिश MNC है वो अपना कॉर्पोरेट ट्रेजरी ऑफिस, हेड ऑफिस जो है वो इंडिया से मूव करके लंदन पे ले जा रहा है फॉर बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। एक्सप्लेन व्हाट आर द कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग द लोकेशन टू सेटअप अ कॉर्पोरेट ट्रेजरी ऑफिस। तो इसका भी जो मैंने यहाँ पे पेज नंबर दिया है, इस पर मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई तो अपने आप को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मुझको वो पढ़ के लगा कि हाँ इसे हम लोग बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पेज नंबर 18 के अंदर 1.3 के अंदर जाना होगा। तो पेज नंबर 18 में चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 18 के अंदर 1.3 जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजरी के बारे में बताया गया है, उसे पढ़िए। और वहाँ पे आपको डिफरेंट डिविजन्स के बारे में बताया गया कि फ्रंट ऑफिस में क्या होता है, उसमें डीलिंग कैसे होता है, मिडिल ऑफिस में क्या होता है, बैक ऑफिस
और ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इनके बारे में बताया गया कि आप इनको पढ़िए, जिससे आपको क्लियर होगा कि हम लोग जब लोकेशन चेंज करें, कोई बैंक चेंज करना चाह रहा है तो वो क्या चीज़ देखकर चूज़ करेगा कि ओके मैं लंदन में इस कारण से लिक्विडिटी मैनेजमेंट का हेड ऑफिस बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो फ्रंट ऑफिस में यही काम होता है कि हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारे प्रोसेस को समझते हैं। तो आप इसे पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने आंसर्स को अपने हिसाब से लिखिए। साथ में आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके भी अपने आंसर्स को एक अच्छा फेस दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ए और बी क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको 500 वर्ड्स के ईच आंसर्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया, इन व्यू ऑफ सेटलमेंट रिस्क एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको रिस्क एंड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट के, सेटलमेंट रिस्क के व्यू पे और इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट के व्यू पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और उसे अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट इज़ हर्स्टैट रिस्क? हर्स्टैट रिस्क को हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के भी नाम से जानते हैं, उसके डिनोट पे आते हैं वो। और ये जर्मन, जब जर्मन पॉलिसीज आए थे तो उसके फेलियर को हम लोग हर्स्टैट रिस्क के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि हाउ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कंसिडर्ड रेट सेंसिटिव। अब यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि एसेट और लाइबिलिटीज़ किस तरीके से कंसिडर किया जाता है एक रेट सेंसिटिव के हिसाब से। तो आपको इसके लिए भी आप अपने बुक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए भी एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करो, ताकि आपको अच्छा एक्सपोजर मिले, अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिले अपने कॉन्सेप्ट के लिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको सिर्फ आंसर लिखना, आपको इसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके लिखना है, क्योंकि आपके बुक में हर चीज़ डिटेल में नहीं दिया गया है, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, स्टार्टिंग से भी यही सजेस्ट करता हूँ, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, थर्ड या सेकंड में, कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करके अपने आंसर्स को लिखने का कोशिश कीजिए। बस याद रखिए कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसे समझ कर अपने वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे पेज नंबर 73 और 269 पेज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 73 के अंदर हम लोग आते हैं और यहाँ पे आपको 73 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में बताया गया। तो आपको इसे पढ़ना है, जहाँ पे आपको ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो हर्स्टैट रिस्क है ये एक टर्म्ड है रिस्क नेम आफ्टर फेलियर ऑफ जर्मन बैंक। जर्मन बैंक का जब फेलियर हुआ था तब उसका नाम हम लोग हर्स्टैट रिस्क से भी जानते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में हम लोग को ये इसके बारे में पता चलेगा। तो आप इसको पढ़ के अपने वर्ड में लिख सकते हो, या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर बी के लिए हम लोग 269 पेजेस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे 269 पेज में आते हैं और रिजर्व यहाँ पे नीचे जाते हैं तो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट ALM के अंदर आपको 9.3.2 में आपको ये मिलेगा। और इसे भी आपको अपने वर्ड में पढ़कर लिखना है, समझाना है किस तरीके से हो रहा है, क्या टेक्निक्स है इसके, और क्या कारण है इसका रेट सेंसिटिव होने का। तो आपको ये सब पढ़कर अपने वर्ड्स में लिखने, आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ 100% कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट हमारे चैनल पर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।